कांग्रेस की तरफ से कल 86 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। उनमें से एक हमारे साथ राजकुमार चब्बेवाला है। चल साहब, लिस्ट जारी होने के बाद कई लोग रूठ के चले गए। उन पे पहले सबसे बड़ा सवाल कि वही पूछना चाहूँगा, हरजोत कमल कल छोड़ के चले गए, तो उस पर क्या कहना है कि लिस्ट से लोग नाखुश हैं या फिर पहले से ही ये प्लान बन रहा था कि जाना ही जाना है? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमांड का उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और पंजाब के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सीएम साहब, पीपीसीसी के हमारे प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जो सबसे बड़ी लिस्ट, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी लिस्ट कभी आज तक निकाली नहीं गई। मेजॉरिटी ऑफ द लिस्ट हैज़ बीन रिलीज्ड और उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सिटिंग कैंडिडेट्स, सिटिंग एमएलएज हैं। तो इसमें जो आप पूछ रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत उनको मतलब अपने लोगों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरा, जहाँ तक रूठने की बात है, ये हर पार्टी में होता है और आप देखो कि मोस्ट ऑफ द सिटिंग एमएलएज जो हमारे विधायक थे, उनको टिकटें मिल चुकी हैं। जो 3-4 लोग, कई बार कुछ फीडबैक ऐसा होता है, कई बार कुछ पार्टी की मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसके चलते हुए कुछ लोग परिवार में रह जाते हैं। बट उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी हाईकमांड ने रोपन किया, इनको मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि सत्ता आएगी और इंशाल्लाह हम फिर दोबारा सरकार बनाएंगे और आपको एडजस्ट किया जाएगा। परंतु उसके बावजूद भी कई बार उनकी जो हम अपेक्षाओं पे जब पार्टी खरा नहीं उतरती दिखती उनको, तो वो अपना पर्सनल डिसीज़न लेते हैं, तो उनका इंडिविजुअल डिसीजन होता है और चले जाते हैं। चब्बेवाल साहब, इस बार अगर हम कहें कि रैलियां अलाउड नहीं है, फिर बैन को 22 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो कितना इस बार क्या अलग होगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो इस बार की इलेक्शन आप देखते हैं कितनी मुश्किल होगी या कितनी अलग होगी? देखो, सो फार यहाँ पे कोविड देखो कितनी फास्ट, पहले भी इतनी जो मौतें हुई हैं, इतना कोविड जितनी तेज़ी से इस बार फैल रहा है, शायद इतनी तेज़ी से पिछली जो दूसरी लहर थी वो भी नहीं थी। सो इसलिए जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके चलते हुए बेशक बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आएंगी भी, परंतु वो एक पार्टी के लिए नहीं है, दैट्स फॉर एवरीबॉडी। तो इसमें जो पार्टी, जिन पार्टियों का संगठन मजबूत होगा, जिन पार्टियों का सोशल मीडिया अच्छा होगा, जिन पार्टियों का जो कैंपेन है पहले से अच्छा होगा, वो ज़रूर कामयाब होंगी। ये सबके लिए है। और एक बात ये है कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम उसकी पालना करेंगे, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और उसके तहत इलेक्शन लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। चब्बेवाल साहब, आप तो पालन करें, कांग्रेस पार्टी पालन करे, पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को 2-3 बार नोटिस भी हो चुके हैं, वो वायलेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या विरोधियों के लिए सीधा आपसे सवाल है कि वो क्या उनकी तैयारी फीकी है जो वायलेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, वो बेसिकली डेस्परेट हैं। वो लोग किसी न किसी तरह से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये गलतफहमियां हैं कि शायद कानून तोड़ने से, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को वायलेट करने से या हमारा सूडो स्ट्रेंथ शो करने से हम लोग जीत जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए थे तब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तब तो ये आम आदमी पार्टी भी बोल रही थी कि वी आर क्लोज टू 100। जो सी वोटर सर्वे जो है, जो आज भी इनको आगे दिखा रहा था, तब 100 दिखा रहा था, तो आई 20, तो 5 गुना तब भी कम थी, 5 गुना अब भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें से जो 5 गुना कम है, जो 5 गुना ज़्यादा करने के उसको पैसे देते हैं, वो दिखा देता है। सो ये सब दिस इज़ ऑल फेक गोइंग ऑन। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ने काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब चन्नी जी ने काम किया, हम लोग दोबारा सरकार जरूर बनाएंगे। चब्बेवाल साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्या इस बार हम लिस्ट देखें कि ज़्यादातर सिटिंग एमएलएस को सीट दी गई है, तो क्या हम बोलेंगे इस बार काफ़ी सेफ खेला गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं या ऑलरेडी जीत के आ चुके हैं, उनके इन्फ्लुएंस को बरकरार रखते हुए बिल्कुल सेफ खेल रही है कांग्रेस? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सेफ वाली बात नहीं है। हमने विनेबिलिटी के क्राइटेरिया पे टिकट्स बांटी गई हैं और विनेबिलिटी के बेसिस पे जिन लोगों को होल्ड किया हुआ है, तो उनको होल्ड भी तो किया हुआ है ना। अगर सिटिंग एमएलए सभी को टिकट देनी होती तो फिर होल्ड क्यों करते? सो कई बार कोई विनेबिलिटी क्राइटेरिया में जो फिट नहीं होता तो उसको थोड़ा होल्ड किया जाता है, रिकंसिडर किया जाता है। तो ये हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे क्या करना है इसका। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ राजकुमार चब्बेवाल ने सीधे तौर पे कह दिया कि विनेबिलिटी एक अहम फैक्टर रहा है और इलेक्शंस की तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर उसको हम फॉलो करेंगे। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। गाजियाबाद में आज भाजपा विधायक का विरोध होते सड़कों पर देखा गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा का रिपीट भाजपा से टिकट होने पर पूर्वांचल और बिहार के प्रवासी लोगों ने जमकर उनका विरोध किया और नारेबाजी लगाई। मौके पर पुलिस ने उनको समझाया, लेकिन पुलिस के संग भी नोकझोंक हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि सुनील शर्मा
का हम जमकर विरोध करते हैं और पार्टी ने गलत डिसीजन लिया है। अगर पार्टी ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम निर्दलीय अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे और यहाँ से भाजपा सुनील शर्मा को हराएंगे। बताते चले कि यहाँ पर बिहार और पूर्वांचल के सैकड़ों लोगों ने जमकर वर्तमान विधायक सुनील शर्मा का विरोध किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे या फिर आने वाले समय में शांत बैठ जाएंगे, ये भी समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट पर भाजपा के कार्यकर्ता ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं भीतर घात होए और भाजपा यहां से हार का सामना देखना पड़े। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। देवरिया जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के बाद लगातार प्रशासन अपने एक्शन में नजर आ रहा है। जहां गांव में चुनाव में को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार 107-16 और 151 की कार्रवाई कर रही है। वहीं जिन लोगों का 107-16 हुआ था उन लोगों पर अभी BW की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जो लोग जमानत नहीं कराए थे वो लगभग दर्जनों गांव के दर्जनों लोगों पर BW की कार्रवाई कराई गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा अनेकों गांव के लोगों का BW हुआ और लोग आ जाकर दिन भर अपना कागज सही कराते रहे। यहाँ सीधे तौर से इसका संदेश है कि जो लोग भी चुनाव में खलल डालने वाले लोग हैं उनको 107-16 के तरफ पाबंद किया गया था कि जिससे कि गांव में कोई गुटबाजी या कोई दिक्कत न हो। यह चुनाव में राजनीतिक स्थिति को शांतिपूर्वक करने के लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार गांव में भ्रमण करके और देख रहे हैं कि कहाँ कैसी स्थिति है, बूथों पर क्या स्थिति है, किस गांव में राजनीतिक स्थिति क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए अनेकों तरह की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन अलर्ट पर आ चुका है। चुनाव की तारीख अभी काफ़ी दूर है। देवरिया में जो चुनाव होना है यह मार्च में होना है 3 तारीख को, लेकिन प्रशासन अपनी तैयारी को पूरी करते देखा जा रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। ताजनगरी आगरा में इरादत नगर को पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर इरादत नगर इलाके में बड़ी संख्या में कच्ची शराब तैयार की जा रही थी। तो वहीं आज इरादत नगर पुलिस ने क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की गई। तो वहाँ से करीब 770 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। फिलहाल मौके से जो तस्कर थे शराब बनाने वाले वो मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि ये आगरा इरादत नगर और राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए तस्कर इस शराब बनाने का बड़ी संख्या से काम कर रहे थे। फिलहाल मौके से 770 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया है। आगरा से ANB न्यूज के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की। संभल के मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जहां पर कि अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष को सौंप करके उन्होंने विधानसभा पर मिले टिकट को लेकर के आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के तहसील चंदोसी 31 विधानसभा चंदोसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा इस्तीफे एवं यहां पर त्याग पत्र देकर के प्रदेश अध्यक्ष से एक गुहार लगाई गई है, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 31 विधानसभा में गुलाबो देवी को, जबकि पार्टी के द्वारा 8वीं बार टिकट दिया गया है और गुलाबो देवी को 33 वर्ष इस पार्टी के अंदर कार्य करते हुए हो गए हैं, जिसको लेकर के दलित समाज की एक नेता गुलाबो देवी को इस बार 8वीं बार टिकट दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए आज त्यागपत्र दिया है और वहीं उसको लेकर इस्तीफे को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से वह टिकट को कैंसिल कराने की मांग की है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। विराटनगर में पूर्ति विभाग हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। राशन वितरण को लेकर आज एक मामला सदर तहसील क्षेत्र के बस्ठा गांव का सामने आया है, जहां कोटेदार के द्वारा राशन कम तौली करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत
जो उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है उसमें कोटेदार द्वारा राशन कम दिया जा रहा है। जहां तेल 1 किलो होना चाहिए वहीं कोटेदार के द्वारा 700 ग्राम तेल लिया जा रहा है। चना 1 किलो की जगह पे 700 ग्राम दिया जा रहा है। राशन भी 1 यूनिट में 1 किलो कम दिया जा रहा है। अगर इस तरह से देखा जाए तो जनपद में हमेशा कोटेदार सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इसकी शिकायत ग्रामीण अधिकारी से करते हैं, लेकिन अधिकारी कोटेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लंबी रसूख रखने वाले कोटेदार हमेशा इसी तरह से गरीबों का शोषण करते नजर आते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करते हैं, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कोटेदार का कहना है कि गोदाम से हमें राशन कम मिलता है, इसके वजह से राशन ग्रामीणों को कम दिया जा रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे जनपद में यही हाल है। कोटेदार आए दिन घटतौली करके पात्र लाभार्थियों का हक छीनने का काम करते हैं, जिससे ये समस्या निरंतर बनी हुई है। जबकि आए दिन कोटेदारों द्वारा राशन गोदाम से कम मिलने का शिकायत भी किया जाता है। अधिकारी इस पे संज्ञान भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। जन स्वास्थ्य को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं जो सरकार के मंसूबों पर लगातार पानी फेरते नजर आ रहे हैं, जिसके पूरी तरीके से जिम्मेदार वहां के स्थानीय CHC सेंटर के MOIC डॉक्टर नैन हैं, जिन्होंने बरेली के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में अपने ही नजरों के सामने एक प्राइवेट चिकित्सालय बिना अस्पताल को पूरी तरीके से छत्र छाया में लेकर उसको चलवाना शुरू कर दिया है। जबकि आपको बताते चलें, उस बिना अस्पताल का किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रशिक्षित हैं, जिसको लेकर वहां के नागरिकों में हलचल मच गई। मामले की जानकारी का खुलासा तब हुआ जब वहां के स्थानीय नागरिकों ने इस मामले की सूचना ANB कार्यालय बरेली को दी। ANB न्यूज चैनल की सक्रियता के चलते मामला CMO तक पहुंचा, जहां से CMO ने डिप्टी CMO डॉक्टर हरपाल सिंह की एक टीम गठित की। हरपाल सिंह की टीम ने जाके वहां छापेमारी की तो मामला पूरी तरीके से फर्जी अस्पताल का पकड़ में आया और उन्होंने बताया कि बिना अस्पताल जो कि फर्जी रूप से चल रहा था, उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन था, ना ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर थे। फिर भी उन्होंने अपनी ही ANB न्यूज चैनल को दी बाइट में साफ तौर से कहा है कि जब रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल कर दिया गया है, अब रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल कर दिया गया है, तो जब रजिस्ट्रेशन ही उस अस्पताल का नहीं था तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे कर दिया गया। फिलहाल दूसरी बाइट में उन्होंने डिप्टी CMO हरपाल सिंह ने कहा है कि अस्पताल को सीज नहीं किया गया है। वहीं MOIC डॉक्टर नैन ने साफ तौर पर अपनी बाइट में दी हुई बाइट में कहा है कि अस्पताल भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद सीज कर दिया गया है। दोनों की डिप्टी CMO हरपाल सिंह और MOIC ने डॉक्टर नैन के बातों में विरोधाभास पाया गया है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य प्रशासन के खेमे में हलचल मच गई है। ANB न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। यूपी के जनपद हाथरस में नए 43 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में आए दिन लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से आंकड़ा 500 के पार हो गया है। आज 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद हाथरस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 535 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 80 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया है कि आज जिले में 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेट व हॉस्पिटल आइसोलेट किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, कोरोना से बचें। जय किशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस। 2022 के चुनाव लगभग सर पर आ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव समिति का एक
एक उद्देश्य रहता है कि लगातार चुनाव का जो प्रतिशत है वो बढ़ चढ़ करके हो, जिस कारण से एक अच्छा चुनाव, स्वस्थ चुनाव समाज के सामने लाया जा सके। लेकिन ऐसे में कानपुर में जो लगभग 10 विधानसभा सीट है, उसमें से एक विधानसभा सीट कल्याणपुर में लोगों ने चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि कल्याणपुर के विधानसभा सीट के अंतर्गत अम्बेडकरपुरम में जो लोग हैं, उन्होंने आने वाली विधानसभा में वोटों का बहिष्कार करके एक आंदोलन किया और उसका एक संदेश सीधे सीधे उन लोगों पर पहुंचाया जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और पार्षद हैं। क्षेत्रवासियों का सीधा आरोप है कि लगभग 11 वर्षों से इस क्षेत्र की ना ही नालियां साफ करवाई गई हैं, ना ही क्षेत्र की सड़कों का कोई निर्माण कराया गया है। ऐसे में सीधा सीधा आरोप जो वर्तमान में यहाँ पर विधायिका है भारतीय जनता पार्टी की कल्याणपुर विधानसभा सीट से नीलिमा कटियार के ऊपर जाता है, जो कि राज्य मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही हैं। लेकिन जिस तरह से कानपुर में 2022 का चुनाव सर चढ़ करके लोगों के साथ बोल रहा है, ऐसे में इस तरह की जो चीजें सामने खुल करके आ रही हैं, लोगों का वोट के खिलाफ बहिष्कार किया जा रहा है। क्या ये बहिष्कार करना कहीं ना कहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऊपर सीधा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है कि जनता ने आपको चुन करके यहाँ पर बिठाला था इसलिए कि आप क्षेत्र का विकास करें, जबकि क्षेत्र का विकास तो दूर, आज भी यहाँ की नालियां बजबजा रही हैं और सड़कें गड्ढों से पूर्ण हो चुकी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का वो जो एक नारा हुआ करता था कि गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सड़क होगी, क्या वो अब गड्ढा युक्त हो गई है? फिलहाल 2022 में भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से चुनावी मुद्दे लेकर के आती है तो समय ही बताएगा, लेकिन कल्याणपुर की जनता 2022 के चुनाव में वोट का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सत्यम पांडे के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। इंसानियत की सेवा करना ही सिर्फ इंसानों की सेवा करना नहीं होता, बल्कि इंसानियत की सेवा करना मूक वर्ग भी शामिल होना चाहिए। आपको बता दें कि झांसी में एक ऐसा युवक है जो मंकी मैन के नाम से जाना जा रहा है। ये युवक पिछले कई वर्षों से बंदरों की सेवा लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि वानरों की सेवा करते करते ये युवक अब मंकी मैन के नाम से जाना जाने लगा है। झांसी के ग्वालियर रोड स्थित पाल कॉलोनी में रहने वाला भूपेंद्र कुशवाहा निजी नौकरी करता है, लेकिन वह निजी नौकरी से मिलने वाले वेतन में से एक हिस्सा वह वानरों के भोजन के लिए निकाल कर रखता है। भूपेंद्र झांसी से 15 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे पहुंचकर वहां जंगलों में रहने वाले वानरों को कभी तो केले तो कभी अन्य फल खिलाकर उनका पेट भरता है। भूपेंद्र का कहना है कि वे पिछले कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था, जब वह इस रास्ते से निकला और उसने वानरों को भूख से तड़पते देखा, तभी से उसने ये ठान लिया था कि इन वानरों की तब तक वह सेवा करेगा जब तक सामर्थ्य है। दरअसल जिस स्थान पर ये वानर रहते हैं वह रास्ता पूरी तरह से वीरान हो गया है, क्योंकि हाईवे से नया रास्ता निकाल दिया गया है। हाईवे बन जाने के कारण इस मार्ग से आवागमन बेहद कम हो गया है, जिससे सड़क किनारे जंगलों में रहने वाले जानवरों को पहले की तरह आने वाले लोगों से खाद्य सामग्री पेट भरने को नहीं मिल पाती। लेकिन भूपेंद्र हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी जेब के पैसों से फलों की टोकरी खरीद कर ले जाता है और इन जानवरों का पेट भरता है। अब उसका कहना है कि अन्य लोग भी आगे आएं और उसका सहयोग करें ताकि इन वानरों को किस हद तक भोजन मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। इंसानियत की सेवा करना ही सिर्फ इंसानों की सेवा करना नहीं होता, बल्कि इंसानियत की सेवा करना मूक वर्ग भी शामिल होना चाहिए। आपको बता दें कि झांसी में एक ऐसा युवक है जो मंकी मैन के नाम से जाना जा रहा है। ये युवक पिछले कई वर्षों से बंदरों की सेवा लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि वानरों की सेवा करते करते ये युवक अब मंकी मैन के नाम से जाना जाने लगा है। झांसी के ग्वालियर रोड स्थित पाल कॉलोनी में रहने वाला भूपेंद्र कुशवाहा निजी नौकरी करता है, लेकिन वह निजी नौकरी से मिलने वाले वेतन में से एक हिस्सा वह वानरों के भोजन के लिए निकाल कर रखता है। भूपेंद्र झांसी से 15 किलोमीटर दूर
बेतवा नदी के किनारे पहुंचकर वहां जंगलों में रहने वाले वानरों को कभी तो केले तो कभी अन्य फल खिलाकर उनका पेट भरता है। भूपेंद्र का कहना है कि वे पिछले कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था, जब वह इस रास्ते से निकला और उसने वानरों को भूख से तड़पते देखा, तभी से उसने ये ठान लिया था कि इन वानरों की तब तक वह सेवा करेगा जब तक सामर्थ्य है। लोगों से खाद्य सामग्री पेट भरने को नहीं मिल पाती, लेकिन भूपेंद्र हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी जेब के पैसों से फलों की टोकरी खरीद कर ले जाता है और इन जानवरों का पेट भरता है। अब उसका कहना है कि अन्य लोग भी आगे आएं और उसका सहयोग करें ताकि इन वानरों को किस हद तक भोजन मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मारपीट की घटनाएं सामान्य सी हो गई हैं और आए दिन मारपीट की घटना होती रहती है। रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर पीड़ित को जनेह थाना से न्याय ना मिलने पर वह SP कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत रैकवारा गाँव निवासी सज्जन द्विवेदी जो कि SP कार्यालय पहुंचे और वहां पर आकर पूरी बात बताई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके भाई GRS के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें गांव के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा बुरा भला कहा जा रहा था और जब उस पर उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई तब उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर उनके द्वारा जनेह थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई गई। लेकिन जनेह पुलिस के द्वारा सामान्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और फिर आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिस कारण से उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाया और वह न्याय की उम्मीद से अब SP कार्यालय रीवा आए हैं, जहां पर रीवा SP के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी जांच कराई जाएगी और जो भी न्यायिक जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि 26/12/2021 को शाम 6 बजे सज्जन द्विवेदी जो कि पीड़ित व्यक्ति हैं और वह शाम 6 बजे सब्जी लेने गए हुए थे, वहीं पर चाइना डोर बेचने वालों के ऊपर आज पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मकानों को धराशायी किया। वहीं बता दें कल हम कि पाटीदार ओवरब्रिज के ऊपर से निकली लड़की की चाइना डोर के माये से कटने से हुई थी मौत, जिसको लेकर प्रशासन ने आज सुबह से ही उन लोगों पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जो लोग चाइना मांझा बेचते हुए पकड़ा गए थे और कई चाइना मांझे बेचने वालों की पुलिस ने लिस्ट भी तैयार रखी है जिनको आने वाले समय में भी कार्रवाई की जाएगी। अब सर्वप्रथम बता दें हम आपको कि उज्जैन में चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसे उड़ाने, बेचने और खरीदने दोनों पर कार्रवाई के निर्देश उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने दे रखे हैं। वहीं बता दें हम आपको सर्वप्रथम महाकाल थाना पुलिस ने CSP पल्लवी शुक्ला के निर्देशन के अंतर्गत चुलबुल पतंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 25 चक्री मांझे चाइना मांझे की पकड़ी थी। उसके बाद इंदौर गेट पर जादव नाम के व्यक्ति के द्वारा भी 50 चक्रियाँ पकड़ी गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने भी 60-70 चक्रियाँ चाइना मांझे की पकड़ी थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन लोग दबे जुबे उससे बेचने से बाज भी नहीं आ रहे थे। लेकिन कल हुई मौत के बाद में पुलिस प्रशासन जागा और आज उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके मकानों को तोड़ा गया। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए सुनील यादव के साथ। नमस्कार, ANB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप टिब्बी। आज हम पहुंचे हैं कुला के खेल ग्राउंड में, जहां एक विवाद बना हुआ है श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की ध्वजा को लेकर। दो पक्षों में विवाद बना हुआ है, एक पक्ष इसको लगाने के लिए लगा हुआ है तो दूसरा पक्ष इसको हटाने के लिए। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, एक पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे कि क्या किस प्रकार से मुद्दा और क्या विवाद इनका जो बना हुआ है, पिछले कई दिनों से ये विवाद चलता हुआ, इसमें हम जानना चाहेंगे यहाँ पर पहुँचे हुए जो लोग हैं उनसे। ये जी ध्वजा का है जो यहाँ पर लगाई गई थी, इसका मुद्दा है। ये ध्वजा सालासर से लियाकर लगाई गई थी 3 साल 2 महीने पहले। यहाँ ग्राउंड के अंदर चोट लगी थी बच्चों के, तो ये चोट से बचने के लिए ध्वजा सालासर से पैदल जाके ध्वजा लेके आए, फिर यहाँ खिलाड़ियों की द्वारा ये लगाई गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इनका सिखों का ये खंडपाठ था, तो ये ध्वजा लग रही थी। ये बोले भी हमारा खंडपाठ होगा तो ये ध्वजा नहीं होगी यहाँ। हमने क्या भी ये तारा खंडपाठ वहाँ कर लो, इन्होंने उतार के फेंक दीजिए। हाँ, इसका अपमान हुआ है। और भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या इसका मुद्दा है। नमस्कार जी।
नमस्कार भैया। सर क्या मुद्दा है ये? भैया यही था, मतलब बच्चे जो ग्राउंड में प्लेयर खेलते थे पहले उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, कभी किसी का गट्टा उतर गया, वैसे कलाई उतर गई। नमस्कार, ANB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप टिब्बी। आज हम पहुंचे हैं कुला के खेल ग्राउंड में, जहां एक विवाद बना हुआ है। श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की ध्वजा को लेकर दो पक्षों में विवाद बना हुआ है। एक पक्ष इसको लगाने के लिए लगा हुआ है तो दूसरा पक्ष इसको हटाने के लिए। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, एक पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनसे कि क्या किस प्रकार से मुद्दा और क्या विवाद इनका जो बना हुआ है, पिछले कई दिनों से ये विवाद चलता हुआ, इसमें हम जानना चाहेंगे यहाँ पर पहुँचे हुए जो लोग हैं उनसे। ये जी ध्वजा का है जो यहाँ पर लगाई गई थी, इसका मुद्दा है। ये ध्वजा सालासर से लियाकर लगाई गई थी 3 साल 2 महीने पहले। यहाँ ग्राउंड के अंदर चोट लगी थी बच्चों के, तो ये चोट से बचने के लिए ध्वजा सालासर से पैदल जाके ध्वजा लेके आए। फिर यहाँ खिलाड़ियों की दोबारा ये लगाई गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इनका सिखों का ये खंडपाठ था, तो ये ध्वजा लग रही थी। ये बोले भी हमारा खंडपाठ होगा तो ये ध्वजा नहीं होगी यहाँ। हमने क्या भी ये तारा खंडपाठ वहाँ कर लो, इन्होंने उतार के फेंक दीजिए। हाँ, इसका अपमान हुआ है जी। और भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या इसका मुद्दा है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर क्या मुद्दा है ये? भैया यही था, मतलब बच्चे जो ग्राउंड में प्लेयर खेलते थे पहले उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, कभी किसी का गट्टा उतर गया, वैसे कलाई उतर गई। मुंबई के डिंडोसी पुलिस ने एक नरेंद्र सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह शख्स मुंबई के डिंडोसी इलाके में किसी शख्स को यह हथियार बेचने आया था। फिलहाल जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस ने पूरी रात उस शख्स की जांच की। फिलहाल जब पुलिस को सुबह यह शक हुआ कि शायद यही शख्स हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पंच के सामने जब उसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यह शख्स मुंबई के बाहर का रहने वाला है। फिलहाल यह पिस्टल किसे देने आने वाला था, इसकी जानकारी मुंबई की डिंडोसी पुलिस लगा रही है। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम को यह जानकारी मिली थी कि मुंबई में लगातार हथियारों की खरीदी बिक्री की जा रही है। इस पर लगातार मुंबई पुलिस नज़र बनाई थी। ऐसे में डिंडोसी पुलिस के हद में यह दूसरी वारदात है जब हथियार जब्त किया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि मुंबई की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगातार सक्रिय है और जांच कर रही है कि ऐसे मुंबई में कौन से लोग हैं जो लगातार मुंबई के बाहर हथियार लाकर मुंबई में खरीदी और बिक्री का काम करते हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में एक साथ मिलकर सरकार चलाने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की राह गोवा में अलग होती हुई दिखाई दे रही है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में गोवा में भी राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी जहां मिलकर चुनाव लड़ती थी, वहीं सीट बंटवारे को लेकर मतभेद दिखाई दे रहा है। आज शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए उन तमाम अटकलों से पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की कोई मजबूरी होगी, हमारी भी कोई मजबूरी है, इसलिए गोवा में हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ हमारी चर्चा चल रही है। 10 से 15 सीटों पर हम वहां चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने वहां की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, भू माफिया यहाँ सरकार बनाते, बिगाड़ते और पाला बदलते हैं। ऐसे में अगर एनसीपी के साथ गठबंधन करके हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ बैठे हुए सत्ता में लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। अब ऐसे में चुनावी बिगुल बजा है। देखना ही होगा कि 18 तारीख को शिवसेना किन किन नेताओं का नाम चुनाव में उतारती है और एनसीपी के साथ बंटवारे में कितना सीट हासिल करती है। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह,